अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी और स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही है सबको? अच्छा, कल आप लोगों ने यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस यहाँ तक पढ़ लिया था आप लोगों ने। और आई थिंक आप लोगों को कुछ बुक की रीडिंग सजेस्ट की थी मैंने, वो हो गई थी। जी ज़रा जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया करें बेटा, एक दूसरे का इंतज़ार नहीं किया करें। बेटा कुछ पूछा जा रहा है आप लोगों से, आवाज़ आ रही है? चलिए अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो एक और फैक्टर है जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को केमिस्ट्री में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। ये आपको तब नजर आता है जब आप किसी ग्रुप को स्टडी करते हैं, ठीक है। दिस फैक्टर बिकम्स obvious when first ionization energy data for a group is studied. Example, ग्रुप वन। अभी हम ग्रुप वन के जितने एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करेंगे।
जैसे लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम डेटा बुकलेट से देखते हैं कितनी है। लिथियम जो है वो ग्रुप 1 का पहला मेंबर है। फाइव वन नाइन है इसकी वैल्यू, 519 किलो जूल्स पर मोल। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 2s1 लिथियम की। लिथियम प्रोटॉन नंबर 3 होता है। लिथियम के बाद यू हैव सोडियम प्रोटॉन नंबर 11। सोडियम की 494 है आयनाइजेशन एनर्जी, 494 किलो जूल्स पर मोल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है। अच्छा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना उसको मैं रेड कलर से लिखना चाहूंगा कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ इलेक्ट्रॉन 2s1 से निकल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 3s1 से निकल रहा है, अगले वाले में ऑब्वियसली 4s1 से निकलेगा। ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम 19 की आयनाइजेशन एनर्जी है 418 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, इसके बाद आता है रुबिडियम। रुबिडियम का प्रोटॉन नंबर 37 है और आयनाइजेशन एनर्जी है 403 किलो जूल्स पर मोल। और वो जाके खत्म होगा 5s1 पे। ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s1। यहाँ जाके कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी। तो हमने जो बात नोट की है यहाँ पे वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है। अभी तक आपने दो फैक्टर पढ़े थे। पहला फैक्टर आपने पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज, हम इसके जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा आपने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस, हम इसके जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तीसरा फैक्टर आपके पास आएगा शील्डिंग इफेक्ट, और फिर हम इसके जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम न्यूक्लियर चार्ज देखें तो पहली बात है न्यूक्लियर चार्ज को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता क्योंकि एनर्जी बढ़ नहीं रही, एनर्जी कम हो रही है। और हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो काफी बढ़ रहा है। जैसे हम लिथियम देखें, हमारी जो पहली एग्जांपल है, इसमें प्रोटॉन नंबर 3 है। और सोडियम जो हमारी सेकंड एग्जांपल है उसमें प्रोटॉन नंबर एकदम से बढ़कर 11 हुआ है। और पोटेशियम में वो 19 हो गया और फिर रुबिडियम में 37 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन एक बढ़ रहा है, प्रोटॉन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है फॉरन फॉरन, 3 से 11, 11 से 19, 19 से 37। इस वजह से हमें आयनाइजेशन एनर्जी असूलन बढ़ते हुए नजर आना चाहिए थी काफी ज्यादा। वो इनफैक्ट बढ़ने के बजाय कम हो रही है। इसका मतलब है कि इसके इंक्रीज को कोई ना कोई काउंटर कर रहा है। ठीक है। कि डिस्पाइट एन इंक्रीज इन प्रोटॉन्स,
आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। प्रोटॉन तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। इसकी वजह है दो। अकेला एटॉमिक रेडियस इसका सामना नहीं कर सकता, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे आते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है एज न्यू एज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू शेल्स। जब इलेक्ट्रॉन नए नए शेल्स में जा रहे हैं, एज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई मोर शेल्स। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा शेल्स ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ अगर आप लिथियम में देखें तो लिथियम में कॉन्फ़िगरेशन 2s1 पे खत्म हो रही है, सोडियम पे 3s1 पे खत्म हो रही है, पोटेशियम पे 4s1 पे खत्म हो रही है, और रुबीडियम पे 5s1 पे जाके खत्म हो रही है। तो यानी कि शेल्स बढ़ रहे हैं, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब आएगी बात शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जिसको मैं जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो शील्डिंग इफेक्ट है। ये शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन्स हैं, ये प्लस चार्ज लिख रहा हूँ प्रोटॉन्स, तो ये प्रोटॉन्स 2s1 के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखे हुए हैं। आप 2s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो इस वक्त न्यूक्लियस और 2s1 के इलेक्ट्रॉन के बीच 1s2 के इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। 1s2 के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, अगर यहाँ पे दिस इज न्यूक्लियस, if this is nucleus and this is your valence electron, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, उन्हें शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसे हम कहते हैं दिस इज शील्डिंग। ये शील्डिंग हो रही है, यानी कि बीच में आके बचाव करते हैं। किस तरह? पहली बात, 1s के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव है और 2s के इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है। तो जब न्यूक्लियस 2s के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, न्यूक्लियस जब 2s के इलेक्ट्रॉन को अपने पास से खींचेगा, तो 1s के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे। 2s के इलेक्ट्रॉन को 1s के इलेक्ट्रॉन 2s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। फर्स्ट करें, 3 स्टूडेंट्स करें हुए लाइन में, जैसे वन बाय वन, वन आफ्टर अनदर। पहला स्टूडेंट तीसरे स्टूडेंट को, बीच वाले को हटाकर तीसरे स्टूडेंट को अपने पास खींच रहा है, और जैसे ही वो स्टूडेंट खिंचकर करीब आता है ना, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के जो कोने वाले स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच में भी एक स्टूडेंट है, वैसे तो वो भी पिसेगा। जब तीसरा वाला पहले वाले से जुड़ने के लिए आएगा तो बीच वाला दब जाएगा। तो बीच वाला क्या करे कि वो जो तीसरा स्टूडेंट है जो खिंचकर आ रहा है करीब, उसको दोबारा धक्का मारे पीछे। तो क्या होगा कि पहले स्टूडेंट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी जो पुश है सेकंड वाले की थर्ड वाले पे, वो उसके अगेंस्ट काम करेगी। ठीक है, इस तरह सर से काम समझ करता नहीं है। आ रहा सर। भाई ये आपके पास एक स्टूडेंट है 1, और ये आपके पास 2 है, और ये 3 है। 1 जो है ना, वो 3 को अपने पास पुल कर रहा है। 3 किस डायरेक्शन में जाएगा? 1 के डायरेक्शन में जाएगा। तो 2 के साथ क्या होगा? टू दोनों के बीच में एक दूसरे को रिपेल करते रहेगा। ये नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है और 2 भी नेगेटिव है। जब 3 2 से करीब आएगा तो क्या होगा? रिपेल। तो 2 इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा ना। ये है फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये क्या थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों किस डायरेक्शन में एक दूसरे से? ऑपोजिट, इसलिए कैंसिल होंगी। कौन सी फोर्स वीक पड़ेगी? अट्रैक्शन आई गेस। अट्रैक्शन वीक हो जाएगी आपकी।
ठीक है, अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। तो जितना फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि 2 ने 3 को 1 तक जाने से रोक लिया। समझ में आई सर भाई? इस चीज का मकसद क्या है, मतलब क्या चीज? मैं ये पूछ रहा हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट का मकसद क्या है, मतलब ये क्यों होता है? आपकी पहली क्लास है आज? नो सर। ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा? सर फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, वही है ना? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बेटा देख देख के बताओगे वो तो कोई भी बता देगा। सर क्या बोल रहे थे, रिपीट कीजिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है देख लिया तो बता दें। सर मतलब वो एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल ऑफ एटम से हटाने में। डेफिनेशन नहीं पूछ रहा बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा हूँ उसकी, क्यों चाहिए होती है आपको आयनाइजेशन एनर्जी? सर ताकि हम इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करवा सकते हैं और कैटायन बना सकते हैं एटम में से। तो इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए आपको? सर क्योंकि वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो हमें वो उसको हटाने के लिए। न्यूक्लियस उसको तो वो अट्रैक्ट कर फोर्स रहा ऑफ होता है। अट्रैक्शन इतनी है तो वो फिर इसलिए। न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा होता है ना। कि जो मैंने अभी 1 2 3 की एग्जांपल की है, इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन कौन है? कहाँ है न्यूक्लियर अट्रैक्शन? इन 1 2 3 में न्यूक्लियस कौन है? जी मेरे भाई। सर 1। जी 1 न्यूक्लियस है। तो जो आप आयनाइजेशन एनर्जी देंगे वो किस फोर्स को खत्म करने के लिए देंगे? या दो फोर्सेस लिखी हुई हैं। अट्रैक्शन वाली, फोर्स ऑफ इस अट्रैक्शन। इसको खत्म करने के लिए आप क्या देंगे भाई? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको ये फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या करके दे रही है? ये आपको हेल्प कर रही है क्या करने में? रिमूव करने में इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में। इसके होने की वजह से आपको इतनी एनर्जी नहीं देना पड़ेगी। अगर मैं बीच से 2 मिटा दूं, अभी 2 मिटा दूं, तो क्या खत्म हो जाएगी? रिपल्जन। वो और अब सही आपको सही ज्यादा सही। एनर्जी देना पड़ेगी। समझ आ गया, समझ आ गया। थैंक यू सर। इसी तरीके से जितने ज्यादा बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, शील्डिंग उतनी ज्यादा हो जाती है। अब अगर यहाँ न्यूक्लियस है और ये 3s के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्योंकि आप हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होते हैं। दिस इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप इसको निकाल रहे हैं इस वक्त बाहर। तो अब ये सारे जो है ना, ये सारे शील्डिंग में चले गए, ये सारे शील्डिंग में, ये सारे इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में चले गए। पहले 2 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में आ गए। क्योंकि अब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच ज्यादा सब शेल्स हैं या शेल्स हैं, ठीक है।
जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच ज्यादा से ज्यादा इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं। अब देखें इनर्शियल इलेक्ट्रॉन 18 आ गए। ठीक है, समझ में आ रही भाई? यस यस सर। सर। शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है? शील्डिंग इफेक्ट ये होती है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग inertial electrons, जब आपके ज्यादा inertial electrons बढ़ते हैं the force of attraction between nucleus and valence electron decreases। तो बेसिकली क्या हुआ, आपके पास समरी क्या बनी? आपकी समरी ये बनी कि भाई शील्डिंग इफेक्ट जो कि कॉज करते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ये कॉज करते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो ग्रुप में ये बात वाजे होती है, वैसे आपको जनरली में पढ़ने में ये बात इतनी वाजे नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक आपने 3 फैक्टर पढ़ लिए हैं। एक है न्यूक्लियर चार्ज, एक है एटॉमिक रेडियस, और तीसरा है शील्डिंग। शील्डिंग ज्यादातर आपको ग्रुप में नजर आती है। ठीक है, तीसरी चीज आपको, चौथी चीज आपको पढ़नी है, ये बहुत, इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और चीज बहुत छोटी सी है। फोर्थ फैक्टर है स्पिन पेयर रिपल्जन। इसको पढ़ने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और फिर जाके ये ऑब्वियस होगी। ठीक है, दिस फैक्टर becomes dominant rarely। ये बहुत कम डोमिनेंट होता है फैक्टर। ठीक है, it can be seen to have an effect on ionization energy if the first ionization energy across a period is studied। as follows। ये फैक्टर देखने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड। इसके लिए आपको कोई प्योरिटी टेबल से पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको स्टडी करना पड़ेगा।
जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल पीरियड 2 की एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकंड पीरियड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड पीरियड में हमारे पास जो मेंबर्स हैं उसमें हमारे पास है लिथियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, 1s2 एंड 2s1। लिथियम के बाद अगला है बेरिलियम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2। ठीक है। उसके बाद है आपके पास बोरॉन, प्रोटॉन नंबर 5। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p1। पहले इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं हम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन की। लिथियम 519, 900, 799। 519, 519 और फिर क्या था, 900, 900 और 799, 900 और 799। ये आपके पास इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट। अगला जो है वो आपके पास है कार्बन, प्रोटॉन नंबर 6। ये जाके खत्म होगा 2p2 पे। उसके बाद है नाइट्रोजन, वो जाके खत्म होगा 2p3 पे। फिर है ऑक्सीजन, वो जाके खत्म होगा 2p4 पे। फिर है फ्लोरीन, वो जाके खत्म होगा 2p5 पे। और फिर है आपके पास नियॉन, वो जाके खत्म होगा 2p6 पे। इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कार्बन की हो गई 1090 और 1400, 1090, 1400, और ये हो गई 1310 और 1680। और नियॉन की हो गई 2080, 2080। ठीक है। पीए 2 में हमें ये ट्रेंड नजर आता है। अब हम पीए 3 की एग्जाम्पल लेते हैं। पीए 3 को पढ़ना इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि हमें कोई एक एक जैसा ट्रेंड नहीं मिल रहा। अगर आप देखें तो ग्रुप में क्या हुआ था, ग्रुप में मुझे एक जैसा ट्रेंड मिला था। जब मैं ग्रुप में डाउन द ग्रुप में गया था, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, सारी वैल्यूज कम हो रही थी, मेरे पास कोई एक्सेप्शन नहीं थी। पहले 519 से 494 हुई, फिर उससे 418 हुई, फिर 403 हुई। तो मुझे ऑब्वियस हो गया कि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। इसका मतलब है एक ही जैसा, ऐसी एक ही रीजन हो सकती है उसकी कम होने की, मतलब एक ही फैक्टर है जो कंट्रोल कर रहा है, और वो है एटॉमिक रेडियस का बढ़ना और शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना। ये दोनों बढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है मुसलसल। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या आई कि जब मैं लिथियम से बेरिलियम गया तो एनर्जी बढ़ी, 519 से 900 हुई। बेरिलियम से बोरॉन गया तो कम हो गई, 900 से 799 हो गई। अब ये प्रॉब्लम हो गई ना कि एक से दूसरे में बढ़ी, दूसरे से तीसरे में कम हो गई, तीसरे से चौथे में बढ़ी, चौथे से पांचवें में बढ़ी, पांचवें से छठे में फिर कम हो गई। 1400 से देखें कम होकर दोबारा 1310 हो गई। इसलिए मुझे थर्ड पीरियड में भी जाके देखना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड सामने आ रहा है। तो थर्ड पीरियड में क्या होगा कि थर्ड पीरियड का जो पहला मेंबर है हमारे पास लिथियम से नीचे, वो तो हमारे पास है सोडियम, प्रोटॉन नंबर 11। उसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी 3s1 पे जाके। फिर उस बेरिलियम से नीचे आपको मिलेगा मैग्नीशियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी 3s2 पे जाके। बोरॉन से नीचे है आपके पास एल्यूमिनियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी 3p1 पर। कार्बन से नीचे है सिलिकॉन, वो खत्म होगी 3p2 पर। नाइट्रोजन से नीचे है फॉस्फोरस, ये कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी 3p3 पर। ऑक्सीजन से नीचे है सल्फर, ये खत्म होगी 3p4 पर। और फ्लोरीन से नीचे है क्लोरीन, ये खत्म होगी 3p5 पर। और नियॉन से नीचे है आर्गन पीरियड में, और ये खत्म होगी 3p6 पर। अब हमें डेटा बुकलेट में से इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है दोबारा।
सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी हमें दिख रही है 494। 494 के बाद मैग्नीशियम की 736। 736 एनर्जी बढ़ी, जैसे कि पहले सेकंड पीरियड में बढ़ी थी। एल्यूमिनियम की एनर्जी हमें दिख रही है 577। इसका मतलब ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है, फिर से एनर्जी कम हुई है, कोई ना कोई फैक्टर है जो यहाँ काम कर रहा है। पहले देखें सेकंड पीरियड में 900 से 799 ड्रॉप हुई थी, यहाँ पे भी ड्रॉप हुई है, दोबारा से ग्रुप 2 से ग्रुप 3 पे फिर ड्रॉप हुई है। फिर सिलिकॉन की वैल्यू है 786 और 1060, 786 और 1060। और सिलिकॉन की वैल्यू है, सॉरी सल्फर की वैल्यू है 1000। अब वैल्यू फिर ड्रॉप हो गई, 1000 हो गई। जैसे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में ड्रॉप हुई थी, 1400 से 1310 हुई थी। फॉस्फोरस से सल्फर पे भी एनर्जी कम हो रही है। क्लोरीन है 1260 और 1520, 1260 और 1520, 1520, राइट। तो इसका मतलब है सिमिलर ट्रेंड है दोनों का। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड को प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हमें थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। जी जी, मैंने म्यूट रखा हुआ था, मैं बता रहा हूँ आपको। हमने क्या किया कि ये डाटा ना हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मतलब जब हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी कर रहे थे पीरियड 2 में, और फिर पीरियड 3 में, तो थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी। हमने क्या किया, इसको ग्राफ में एक्चुअली प्लॉट कर दिया। हमारे वाई एक्सिस पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और हमारे एक्स एक्सिस पर प्रोटॉन नंबर्स हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड पीरियड स्टार्ट हो रहा है लिथियम से, और ये सेकंड पीरियड खत्म हो रहा है नियॉन पे। और ये आपका थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा है सोडियम से, और ये आपका थर्ड पीरियड खत्म हो रहा है आर्गन पे, ठीक है।
तो सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में जनरली तो हमें इंक्रीज नजर आ रहा है कि पहले एलिमेंट के मुकाबले में जो लास्ट एलिमेंट है उसकी एनर्जी एनर्जी ज्यादा है, मुसलसल एक क्लाइंब है, क्लाइंबिंग तो हो रही है दोनों पीरियड्स में, साथ में ड्रॉप्स आ रहे हैं। ठीक है, हर दफा हमें ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में जाते हुए एक ड्रॉप नजर आ रहा है, ये ड्रॉप है, और इसी तरह यहाँ पे ड्रॉप नजर आया है, सेम ड्रॉप। और इसी तरीके से हमें ग्रुप 5 से ग्रुप 6 में जाते हुए एक ड्रॉप नजर आया है, ये ड्रॉप। इन ड्रॉप्स के अलावा सब कुछ सेम है। तो अगर हम एक बात नोट करें कि ग्राफ्स में क्या हो रहा है, नोट करने वाली पहली बात है आपके पास कि जर्नल इंक्रीज है इन आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड। जर्नल मैंने क्यों कहा है, क्योंकि पहले एलिमेंट के मुकाबले में लास्ट एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी हायर है और एक क्लाइंब नजर आ रहा है बहरहाल। फिर हमें नजर आता है ड्रॉप बिटवीन ग्रुप 2 एंड 3। जब भी ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट आता है और ग्रुप 3 का एलिमेंट कोई आता है तो ड्रॉप नजर आता है हमें। ठीक है, और इसी तरीके से हमें एक और दोबारा ड्रॉप नजर आता है बिटवीन ग्रुप 5 एंड 6। ग्रुप 5 एंड 6 में हमें ड्रॉप नजर आता है। अब हमें इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें ये चौथा फैक्टर काम करते हुए नजर आएगा, कौन सा, स्पिन पेयर रिपल्जन। ये इतनी मेहनत जो है वो स्पिन पेयर रिपल्जन को समझने के लिए की जा रही है। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक ऑब्वियस हुआ बेटा कि हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, किस तरफ। यहाँ तक सब साथ हैं हमारे, अभी हमने पढ़ना शुरू करना है इसको वन बाय वन। यस। अच्छा, अब हमें ना डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगी किसी ग्रुप की ना, कि जो भी हमारे पास अभी तक नॉलेज है, हमारे पास नॉलेज है 3 फैक्टर्स की, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट। इन तीनों को हम अप्लाई करके जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। एक जगह आएगी जहां हमारी जस्टिफिकेशन फेल हो जाएगी, वहां हमारे पास स्पिन पे रिपल्जन निकलकर सामने आएगी। तो अब हम करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, डिटेल एक्सप्लेनेशन करते वक्त ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ऐसे फैक्टर को क्रेडिट मत दीजिएगा जो कि लॉजिकल ना हो। मैं भी आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है लॉजिकल ना होगा। ठीक है, यहाँ देखें, आपने कहा कि जी लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और 2s1। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलने जा रहा है वो कौन सा वाला है, ये निकलने जा रहा है 2s1 से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, 2s1 से, और इसकी एनर्जी है 2s1 से निकलने की एनर्जी है 519। ठीक है, 519 किलो जूल्स पर मोल। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि यहां से आगे बदले। लिथियम से बेरिलियम तक जाते वक्त कॉन्फ़िगरेशन में शील्डिंग सेम रही। देखें, शील्डिंग को मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा था, ऊपर भी, यहाँ पे भी ब्लू कलर से हाईलाइट करूंगा। यहाँ शील्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, यहाँ पे भी शील्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, शील्डिंग में चेंज नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी एनर्जी आने वाली है उस फैक्टर में सबसे पहले मैं बोलूंगा कि शील्डिंग सेम,
ठीक है, शील्डिंग चेंज नजर नहीं आ रही मुझे। ठीक है, अब एनर्जी कितनी है? एनर्जी है 736, एनर्जी बढ़ी है किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, तो एनर्जी बढ़ी, तो अब हम किसको क्रेडिट दें, कौन एनर्जी बढ़ा सकता है? ठीक है, तो पहली बात है कि प्रोटॉन्स, हमें दूसरा क्या दिख रहा है, प्रोटॉन इंक्रीज हुए हैं, प्रोटॉन इंक्रीज हुए हैं। तो जिसपे मैं टिक लगा रहा हूँ ना, इसको मैं कहूंगा हाँ ये इसकी वजह हो सकता है। ठीक है, देखें 519 से 736 एनर्जी बढ़ी है, कौन बढ़ा सकता है? शील्डिंग तो चेंज हुई नहीं, प्रोटॉन बढ़े, तो प्रोटॉन बढ़ने से आयनस एनर्जी क्या होना चाहिए थी, इंक्रीज होना चाहिए थी, वो हो गई। और फिर क्या हुआ है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ा होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ होगा। क्यों डिक्रीज हुआ होगा? क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये भी वजह है इसका, ये दोनों वजह है। आप चाहे तो एटम का रेडियस साथ में देख सकते हैं डेटा बुकलेट से जाके, इन दोनों का, लिथियम और बेरिलियम का। पीरियड में वैसे ही डिक्रीज होता है ना, मुसलसल डिक्रीज आप देख चुके हैं, पीरियड में डिक्रीज होता है। लिथियम 0.15 है और वो 0.11 है, लिथियम 0.15 है और 0.11 है नैनोमीटर। ठीक है, ये 0.11 नैनोमीटर है और ये 15, सॉरी ये 15 नैनोमीटर है और 0.11 नैनोमीटर है। 0.015 नैनोमीटर है ये, और ये 0.11 नैनोमीटर है ये। तो ये इन दो को हम क्रेडिट देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? लिथियम और बेरिलियम में क्रेडिट इन दो फैक्टर को मिल रहा है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हमें यस जाना है सर। बोरॉन की तरफ। जब आप बोरॉन पे जाएंगे, प्रोटॉन नंबर 5, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1 2p1, और इसकी एनर्जी हो गई है 799, 900 से 799। मैंने कुछ गलत देख लिया था, वो 900 थी, ये 799 है, ये 799 है, 799 है, और वो 900 है वैल्यू ऊपर वाली, ये 900 है वैल्यू। ठीक है, अब हमारी वैल्यू बेरिलियम से कम हो गई, जबकि बोरॉन का साइज छोटा है। बोरॉन का अगर मैं साइज लिखूं ना यहाँ पे, तो देखें बोरॉन का साइज है 0.08 नैनोमीटर, बोरॉन का साइज है 0.08 नैनोमीटर। तो अब हम यहाँ से यहाँ चलते हैं कि 900 से इसमें जाते हुए शील्डिंग की बात अभी मैं करता हूँ, प्रोटॉन आपसे पूछता हूँ और एटॉमिक रेडियस आपसे पूछता हूँ। जी, एटॉमिक रेडियस क्या हुआ है? डिक्रीज। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ है। क्या आप इसको क्रेडिट दे सकते हैं आयनस एनर्जी कम होने का? नो। नो सर। तो ये इसकी वजह से तो नहीं हुआ होगा। प्रोटॉन क्या हो रहे हैं आपके? इंक्रीज। तो क्या इसकी वजह से डिक्रीज हुआ होगा? बताएं भाई। नो सर। इसकी वजह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ने से तो एनर्जी बढ़ती है। अब शील्डिंग कौन कौन कर रहा है? सर 2 और 2, हाँ। तो शील्डिंग क्या हुई है? इंक्रीज। इंक्रीज। ये वो पॉइंट है जहां से एग्जिस्टेंस ऑफ सब शेल्स प्रूव हुआ। अब जरा बात सुनिएगा, अगर हम ये कहते हैं
कि सेकंड शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर होते हैं, तो फिर आप इस ड्रॉप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, जो हम ये कहते हैं ना कि न्यूक्लियस के बाद पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि 2p न्यूक्लियस से दूर है 2s के मुकाबले में। तो ये बात इस डेटा से प्रूव हुई थी। ये जो इनके पास एनर्जी आई थी ना 799, ये सिर्फ तभी पॉसिबल थी जब 2p न्यूक्लियस से दूर होता, क्योंकि बोरॉन के प्रोटॉन भी ज्यादा थे, बोरॉन का एटॉमिक रेडियस भी कम था। ये दोनों चीजें 900 से एनर्जी को ज्यादा लेकर जाना चाहिए था इन्हें। इसकी कोई एनर्जी 1100 1500 होती, ये कम किसने कर दी? कम करने का मतलब है अट्रैक्शन वीक हुई है। अट्रैक्शन वीक होने की सिर्फ एक ही लॉजिकल रीजन हो सकती है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उस डिस्टेंस पर नहीं है, दूर है उससे। तो इसका मतलब है शेल्स के अंदर सब शेल्स एग्जिस्ट करते हैं। जी अमीर मूसा, माइक अनम्यूट करें। क्या पूछ रहे हैं बेटा? सर शील्डिंग पूछ रहा था सर मैं। क्या हुआ बेटा शील्डिंग को? सर शील्डिंग मुझे पता नहीं है सर, मैंने एक तो क्लासेस मिस कर दी थी बीच में। शील्डिंग तो पढ़ाई आज है। सर आज भी लेट ज्वाइन किया था सर मैंने, 20 मिनट्स लेट ज्वाइन किया था मैंने सर। तो बेटा अब आप रिकॉर्डिंग देखें, क्योंकि इससे भी क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है, 10 मिनट्स रहते हैं, मुझे अब इसको कंक्लूड करना है टॉपिक को। आप नेक्स्ट क्लास में पूरी रिकॉर्डिंग देख कर आई थी। रिकॉर्डिंग का लिंक लिया आपने स्कूल से? नहीं तो मिस सुमेरा होती हैं स्कूल में, या सर फैजान, स्कूल कॉल अप कीजिएगा, वहां से गूगल क्लासरूम लिंक लीजिए। ठीक है, जी सर। तो वहां से जो है ना आपको ये सारा लेक्चर मिले। इतना आसान नहीं है बेटा कि मैं 10 मिनट में आपको समझा भी पाऊँ। अगर आपने पहले ही क्लासेस नहीं ली हैं तो आपको पूरा समझना पड़ेगा। ये बच्चे पिछले 3-4 घंटों से पढ़ रहे हैं, तब जाके यहाँ पहुंचे हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो पहले तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ, इससे पहले मैं आगे जाऊँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टॉपिक आप कोई एक दिन में नहीं पढ़ लेंगे, टाइम लगेगा आपको। पहले तो मैं इस सेंस पैदा करना चाह रहा हूँ कि बेरिलियम से बोरॉन में आपके प्रोटॉन और एटॉमिक रेडियस किस तरफ इशारा कर रहे थे कि एनर्जी बढ़ना चाहिए थी, पर एक्चुअली एनर्जी क्या हुई है? कम। तो इसको साइंटिस्ट किस तरह एक्सप्लेन कर सकते थे? एक एबनॉर्मलिटी थी ना, कैसे एक्सप्लेन होगी? प्रोटॉन तो कह रहा है मैं बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ना चाहिए। एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कम होने से एनर्जी बढ़ना चाहिए, पर एनर्जी कह रही है मैं कम हो गई। इसका मतलब है ये दोनों तो हार गए, इन पे हमने क्रॉस लगा दिया। अभी शील्डिंग छोड़ दें आप, कि शील्डिंग इफेक्ट जैसी कोई चीज होती है। इस ये एक्सप्लेन तभी हो सकती थी जब उन्होंने कहा कि टू के अंदर दो जगहें, टू के अंदर टू का एस है और टू के अंदर टू का पी है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल्स आया है। ये जो आपके बुक के अंदर, बुक जब आप पढ़ते हैं तो बुक में इन्होंने आपको एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सब शेल्स वगैरह दिया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको इन्होंने बुक में पहले पढ़ाई हुई है। ये देखें, ये देखें क्या हेडिंग है, एविडेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये इसलिए पहले पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब ये इस जगह पहुंचे थे तब इन्होंने बताया था कि हम बेरिलियम से बोरॉन एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते जब तक हम ये ना कहें कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। तो फिर इन्होंने कहा अच्छा शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, तो यहाँ आ गए इस बात को लेकर। इन्होंने कहा इसका मतलब है कि 2s न्यूक्लियस से करीब है और 2p न्यूक्लियस से दूर है। यानी कि ओ लेवल में बच्चे सिर्फ यूं समझते थे, ओ लेवल में बच्चे समझते थे कि एक फर्स्ट शेल होता है, एक सेकंड शेल होता है। सेकंड शेल को वो एक जगह समझते थे। अब वो लेकर आ गए कि सेकंड शेल एक्चुअली दो जगहें होती हैं, टू में एस करीब होता है और टू में पी करीब दूर होता है। तो जब आप टू के एस से टू के पी में जाएंगे तो उस टू के पी का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि टू का पी का इलेक्ट्रॉन एक तो उसमें शील्डिंग 2s शील्डिंग में चला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन 2p में होगा उसको 2s का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शील्ड करेगा, क्योंकि वो उसके और न्यूक्लियस के रास्ते में आएगा 2p का इलेक्ट्रॉन। 2p में अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है आपके पास, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है, तो अब यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे
शील्ड करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को। इसलिए यहां से यहां तक की एक तो डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से यहां तक जो अट्रैक्शन है कम क्यों हुई? ये वाली अट्रैक्शन इस अट्रैक्शन के मुकाबले में कम है, वीक है, दो वजह से। 2s के इलेक्ट्रॉन को कौन शील्ड कर रहा है? सिर्फ 1s। जबकि 2p के इलेक्ट्रॉन को कौन शील्ड कर रहा है? 1s के अलावा 2s। साथ में 2p जो है वो थोड़ा दूर भी है, न्यूक्लियस से दूर है। दिस प्रूव्स कि क्या एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ सब शेल्स प्रूव हुआ था इससे। यहां तक समझ में आई बात सबको? यस सर। सर जी सर जब सब शेल्स चेंज होते हैं, जैसे 2s से 2p पे जाता है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं होता इसमें? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं होता। सब शेल, ओके। नहीं, क्यों? रेडियस इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं। आपको पहले ही बताया था ना, हर एटम का रेडियस अलग होता है क्योंकि वो उसके प्रोटॉन अलग होते हैं। जी। कोई फिक्स जगह थोड़ी है। ओके ओके। ठीक है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके ना बेटा। अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम सिर्फ यहाँ तक लेके पहुंच पाए। ऑल्दो अभी जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, जिसकी लाइट में आप ये टॉपिक पढ़ना शुरू किया आपने, स्पिन पे रिपल्जन, उसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है। ये जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कल इंशाल्लाह, कल मैं इससे आगे बोरॉन से आगे ऑब्वियसली लेके जाऊंगा आगे कार्बन पे, कार्बन नंबर 6 पे। उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2। अब ये जो 2p2 है आपका, इसकी एनर्जी इन्होंने दी हुई है कार्बन की 1090। एनर्जी बढ़ गई आपकी 1090। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बात करना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, अभी यहाँ तक आपने रिवाइज करके लेक्चर दोबारा देख कर आना है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है या जो आगे पीछे चल रहे हैं क्लासेस से, वो साथ हो जाएं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए लेवल केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है अब आपकी। अब आप यहाँ से जितना ढीलापन दिखाएंगे ना, उतना आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ये ए लेवल केमिस्ट्री है, इसमें बिल्कुल कोई मजाक का सीन है ही नहीं ना। तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ बनेगा। सही है, तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। सब रिवाइज कीजिएगा दोबारा से, मैं नोट्स भेज रहा हूँ आपको भी। अल्लाह हाफिज। लाफिज सर।